हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो कल मैंने आपको बीपीएससी टीआरई 1 2 3 का पीवाईक्यू कराया था और आज मैं टीआरई 1 2 3 का पीवाईक्यू पार्ट सेकंड लेकर के आया हुआ हूं। तो कल आपके जितने प्रश्न हो गए थे उसके बाद वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं वो मैं आज आपको कराने वाला हूं। तो ये सेशन आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि आपका जो फर्दर एग्जाम होने वाला है बीपीएससी टीआरई का, बीपीएससी 71st और बीपीएससी स्पेशल एजुकेटर या बीपीएससी लाइब्रेरियन का, तो उसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट टकराते हुए दिख जाएंगे। और ये मेरा कंफर्म भरोसा है, 100% भरोसा है कि भाई बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में टकराते हुए दिखेंगे। और जो यहाँ पर मैं आपको डिटेल डिस्कशन कराऊंगा उससे बाहर कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। ये कंफर्म 100% याद आप लोग रख लीजिएगा। तो मैं बहुत ही भरोसे के साथ कहता हूँ और मैं कोई भी चीज़ फालतू का नहीं कहता हूँ, जो भी ऑथेंटिक होता है वही मैं बस कहता हूँ। ये नहीं है कि कुछ भी मैं कह के निकल जाता हूँ अपने सेशन को दिखाने के लिए, ठीक है। तो ऑथेंटिक बात मैं बस कहता हूँ, जो लगता है मुझे कि होगा तो वही बात मैं कहता हूँ। ऐसे मैं बेगाड़ी कुछ भी नहीं कह देता हूँ। तो जो ऑथेंटिक है वही मैं कहता हूँ। और आप लोग इस बात को देख भी लेना कि जब आपका टीआरई 4 का एग्जाम हो, स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम हो, बीपीएससी 71st हो या भाई लाइब्रेरियन का एग्जाम हो, तो आपके बहुत सारे प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे जो मैं सेशन अभी करा रहा हूँ। ये जो पीवाईक्यू वाला सेशन चल रहा है आपका, तो कल भी मैंने एक पार्ट कराया है, आज जो है पीवाईक्यू का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो जो सेशन मैंने करा रखा है उससे और जो आज मैं कराने वाला हूं, तो भाई इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट टकराते हुए दिखेंगे। ये मेरा 100% आपसे वादा है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ आज के प्रश्नों को। और आज का प्रश्न भी बहुत ही दमदार होने वाला है, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो सेशन को बिल्कुल आप लोग मिस न करना और इस सेशन के साथ आप लोग जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए मेरे सेशन को। तो चलिए भाई हम लोग अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति। तो भाई क्या प्रश्न है हमारा, तो भारत के प्रथम जो है निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे। तो भाई पहला ही क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे। क्या वो राजेंद्र प्रसाद थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, ज्ञानी जैल सिंह थे या आर वेंकट रमन थे। तो देखो मैंने यहाँ पर आज आपके लिए पिक भी लेकर आया हुआ हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने पिक भी दे दिया है और यहाँ देखो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो नीलम संजीव रेड्डी। तो भाई भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं, तो निर्विरोध राष्ट्रपति हो जाते हैं हमारे नीलम संजीव रेड्डी। तो कौन हो जाते हैं, नीलम संजीव रेड्डी जो होता है हो जाते हैं वो भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति हो जाते हैं। और ये बात भी याद रख लीजिएगा, ये जो भारत के जो थे ये 6 नंबर के राष्ट्रपति थे, 6 नंबर के भाई प्रेसिडेंट थे ये आपके नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी ही सबसे कम आयु के राष्ट्रपति भी थे। क्या थे, तो सबसे कम आयु के राष्ट्रपति। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम कि सबसे कम आयु के राष्ट्रपति कौन थे, तो सबसे कम आयु के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ही थे। और ज्ञानी जेल सिंह से भाई याद रख लेना कि पहले पहले सिख राष्ट्रपति, ठीक है। तो पहले सिख प्रेसिडेंट कौन थे, तो फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट थे भाई आपके ज्ञानी जेल सिंह। तो पहले सिख राष्ट्रपति, सिख धर्म से बिलोंग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे भाई, तो वो ज्ञानी जेल सिंह थे जो हमारे सिख धर्म से बिलोंग करते थे, याद रख लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे भाई, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और ये 2 बार आपके जो है 2 बार आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। और ये वही कहाँ से थे, ये तो बिहार के रहने वाले थे आपके जो राजेंद्र प्रसाद थे। ये कहाँ पर इनका घर था, तो इनका घर बिहार में इनका जन्म हुआ था, जरूर याद रख लेंगे आप लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो देखो नेक्स्ट हमारा है शीत ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो ये पूछ रखा है कि शीत ऋतु में जो है तमिलनाडु में वर्षा होती है। देखो यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा आपके लिए पिक भी दे रखा है, जो वर्षा हो रही है वही रेनी सीजन का मैंने यहाँ पर एक पिक उठा के रखा है, अच्छा सा पिक है, आप लोग देखिए इसको। तो शीत ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा होती है, किस वजह से होती है, तो याद रख लीजिएगा दक्षिण पूर्व मानसून के कारण या फिर दक्षिणी उत्तर मानसून के कारण, लौटता हुआ दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो वही यहाँ पर याद रख लियो कि शीत ऋतु में जो वर्षा होता है तो कहाँ पर होता है। पहली बात तो यही याद रख लेना कि शीत ऋतु ठंडा के समय पर जो वर्षा होता है वो तमिलनाडु के क्षेत्र में होता है, तमिलनाडु के क्षेत्र में होता है शीत ऋतु, मतलब ठंडा के टाइम पे वर्षा। तो वो कब होता है,
कब होता है, कौन से टाइम पर होता है? तो याद रख लीजिएगा किस वजह से होता है, तो वो होता है लौटता हुआ दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। तो लौटता हुआ दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण क्या होता है, तो शीत ऋतु में जो है तमिलनाडु में वर्षा होता है। एक बात यहाँ पर जरूर याद आप लोग रखेंगे कि ये जो शीत ऋतु में वर्षा होता है, ये मंथ भी पूछ लेता है किस मंथ में, तो याद रख लेना है अक्टूबर नवंबर के मंथ में ये शीत ऋतु में वर्षा देखने को मिलता है। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अक्टूबर नवंबर के मंथ में भारी वर्षा कहाँ पर देखने मिलती है, तो याद रख लेना है कि वो देखने को मिलता है तमिलनाडु या कोरोमंडल के तट पर। ठीक है, तो तमिलनाडु में तमिलनाडु में या फिर कोरोमंडल के तट पर। ठीक है, तो तमिलनाडु भी दे दे या फिर कोरोमंडल का तट दे दे, दोनों का बात एक ही हो जाता है। तो तमिलनाडु या कोरोमंडल के तट में भाई अक्टूबर नवंबर के मंथ में आपको वर्षा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ये भी प्रश्न बनता है कि शीत ऋतु में वर्षा कहाँ देखने को मिलता है, तो तमिलनाडु में या फिर कोरोमंडल तट में, दोनों में से कुछ भी दे, आंसर यही होने वाला है। ठीक है, तो शीत ऋतु में वर्षा तमिलनाडु कोरोमंडल तट में देखने को मिलता है, और अक्टूबर नवंबर के मध्य में वर्षा तमिलनाडु कोरोमंडल के तट में देखता है। और शीत ऋतु में वर्षा जो होता है वो किस वजह से होता है, तो याद रख लीजिएगा लौटता हुआ दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण जो है शीत ऋतु मतलब ठंडा के टाइम पे बारिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत फ्यूज बना होता है भाई, जो आपका इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता है वो किसका बना होता है, तो इसका आपके मटेरियल पूछ रखा है कि वो किस मटेरियल का बना होता है आपका विद्युत फ्यूज। और देखो यहाँ पर मैंने एक फ्यूज का पिक भी ले रखा है भाई, यही ना आपका फ्यूज है, तो क्या ये फ्यूज है वही, तो बिल्कुल यही वो फ्यूज है भाई जो यहाँ पर आपसे डिस्कस करा गया है। तो देख लो फ्यूज यही होता है। तो विद्युत फ्यूज बना होता है टीना और जस्ता का, टीन और लेड का, टीन तांबा का, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज जो होता है भाई वो किसका बना होता है, तो ध्यान में रख लीजिएगा वो बना होता है टीन और लेड का। किसका, तो टीन और लेड का बना होता है आपका विद्युत फ्यूज। टीन और लेड का बना होता है आपका विद्युत फ्यूज। इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज मेड अप ऑफ टीन एंड लेड। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट कि जो विद्युत ये किस पर कार्य करता है, आपसे पूछ लेगा विद्युत फ्यूज जो होता है ये किस पद्धति पर कार्य करता है भाई, ये कार्य कैसे करता है। तो इसको वर्क आपको याद रख लेना है कि कैसे ये वर्क करता है, क्या मैकेनिज्म है इसका वर्क करने का। तो याद रख लेना ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर ये भाई काम करता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। तो किस पद्धति पर भाई ये कार्य करता है, मैकेनिज्म क्या है इसका, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर ये काम करता है, आपको ध्यान रख लेना है। फ्यूज से बात एक याद रख लेना कि फ्यूज का जो होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्यूज का क्या होता है भाई, तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है आपकी फ्यूज का। ये इसका देखो फ्यूज का एक ये स्पेशलिटी है कि इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और इसमें हाई रेजिस्टेंस होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसी वजह से तो ये आपके अप्लायंसेस की रक्षा करता है, नहीं तो फिर भाई फ्यूज आपका बच जाएगा और आपके जो घर के अप्लायंसेस है वो जल जाएंगे। तो इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है, जिसके वजह से आपके जो घर में जितने भी अप्लायंसेस सामान लगे हुए हैं भाई उन सभी का रक्षा करता है। मान लो टीवी लगा हुआ है, आपका फ्रिज लगा हुआ है, आपका कूलर लगा हुआ है, तो उन सभी का रक्षा करता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस की वजह से जो है फ्यूज जो है हमारे घर के अप्लायंसेस की प्रोटेक्शन करता है। इस बात को जरूर ध्यान में रख लेना। अगर इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, हाई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो हमारा घर का ही सामान जल जाता, ज्यादा वोल्टेज आता तो हमारा घर का सामान जल जाता। तो इसीलिए इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। दिल्ली के लाल किला में आजाद हिंद का मुकदमा हुआ। तो देखो दिल्ली में क्या है, तो लाल किला है, तो लाल किला में जो है आजाद हिंद का मुकदमा हुआ, तो ये कब हुआ है ये पूछ रखा है। तो याद रख लीजिएगा नवंबर 1940, नवंबर 1945, नवंबर 1943, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो दिल्ली के लाल किला में, तो देखो भाई यहाँ पर लाल किला भी है आपका, तो लाल किला कहाँ है, तो दिल्ली में है। और दिल्ली के लाल किला में आजाद हिंद का मुकदमा कब हुआ है, तो याद रख लीजिएगा नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किला में आजाद हिंद का मुकदमा हुआ था। और ये जो आपका जो केस हुआ था, मुकदमा हुआ था भाई, वो किसके किसके अगेंस्ट में हुआ था, किसके किसके खिलाफ में हुआ था, किसके किसके पर चला था ये मुकदमा। तो एक याद रख लीजिएगा शाहनवाज खान पर चला था, शाहनवाज खान, शाहनवाज खान पर ये मुकदमा चला था, शाहनवाज खान पर ये मुकदमा चला था। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये प्रश्न देखो आजाद हिंद से प्रश्न आ चुका है, तो का डेट पूछ लिया था, इस बार पूछ लेगा किस पे मुकदमा चला था या फिर किस पे मुकदमा नहीं चला था, ये पूछ लेगा। तो याद रख लेना है शाहनवाज खान पे मुकदमा चला था। उसके बाद याद रख लेना है गुरु बख्श सिंह पर मुकदमा चला था। किस पे चला था, तो गुरु बख्श सिंह पर मुकदमा चला था, गुरु बख्श सिंह पर मुकदमा चला था, गुरु बख्श सिंह ढिल्लो,
गुरुबख्श सिंह ढिल्लों पर मुकदमा चला था, आप लोग याद रख लीजिए, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों पर मुकदमा चला था। उसके बाद याद रख लेना है प्रेम कुमार सहगल पे मुकदमा चला था, प्रेम कुमार सहगल पर ये मुकदमा चला था। तो ये 3 नाम आपको जरूर याद रख लेना है, शाहनवाज खान पर, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों पर और प्रेम कुमार सहगल पर जो है आजाद हिंद का मुकदमा चला था। ध्यान में रख लियो आप लोग भाई। अरे यहाँ पे मिस हो गया एक पेज। अच्छा अच्छा, देख लो अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के समय, तो देखो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के समय ये भारत के जो है प्रधानमंत्री कौन थे, ये पूछ रखा है। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन क्या है भाई, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था आपके 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जो कि आपके ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, तो पंचायत का गठन से रिलेटेड है, पंचायत का गठन से जुड़ा हुआ है, पंचायत का गठन से जुड़ा हुआ है। और 74वां संविधान संशोधन ये भी आपका 1992 में ही हुआ था भाई, 74वां संविधान संशोधन, और ये आपके नगर निगम के गठन से जुड़ा हुआ है, नगर निगम के गठन से जुड़ा हुआ है, नगर निगम का गठन से जुड़ा हुआ है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायत का गठन, 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर निगम का गठन। तो पूछा है 73वां और 74वां संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रख लीजिएगा नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी तो भाई अभी रिसेंट टाइम में हमारे पीएम बने हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू तो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कुछ, इनकी बुक का नाम याद रख लीजिएगा, एक था पिता के पत्र पुत्री के नाम, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये सभी क्या है, जवाहरलाल नेहरू की कुछ बुक है, ठीक है। तो पिता के पत्र पुत्री के नाम और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद एक यहाँ पर दिया हुआ पीवी नरसिम्हा राव। तो ध्यान में रखिएगा कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री थे, ध्यान में रख लेना है आपको। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है इस बार कि भारत तथा उसके पड़ोसी देश के साथ निम्न में कौन सा सही है। तो देखो भारत और उसके पड़ोसी देश के साथ निम्न में कौन सा कथन सही है, कथन सही पूछ रखा है आपसे। तो भारत की विदेश नीति शांति और अहिंसा पर आधारित है। तो बिल्कुल शांति और अहिंसा पर आधारित है भारत की विदेश नीति, करेक्ट है ये बात। दूसरा दिया गया है पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के लिए दृढ़ निश्चय है। तो बिल्कुल यह भी करेक्ट बात है भाई। और इंडिया और चीन के बीच समझौता अप्रैल 1994 में हुआ, सही बात है। और ये जो भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ है ये पंचशील पद्धति के अनुसार हुआ है, पंचशील सिद्धांत के अनुसार हुआ है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होने वाला है, तो तीनों के तीनों यहाँ पर करेक्ट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक से अधिक जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रख लीजिएगा भाई, जो कारगिल है आपका ये किस नदी के किनारे स्थित है, बताओ आप लोग। तो कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है, झेलम के किनारे है, सिंधु के किनारे है, सुरू नदी के किनारे है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं। और ये देखो यहाँ पर आपका कारगिल का पिक है भाई, बहुत अच्छा सा, ये देख लीजिए कारगिल का पिक। तो कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान में रख लेना कारगिल जो स्थित है वो आपके सुरू नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है, तो याद रख लेना ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, सुरू नदी, सुरू नदी के किनारे स्थित है आपका कारगिल। अगर आपसे पूछा जाए कि कारगिल का अंतिम शहर कौन सा है, कारगिल का अंतिम शहर, तो कारगिल का अंतिम शहर अगर आपसे पूछ ले तो याद रख लीजिएगा कारगिल का अंतिम शहर जो है वो बटालिक शहर है, बटालिक शहर। ये पूछा जा सकता है इस बार कि कारगिल का अंतिम शहर कौन सा है, तो बटालिक शहर है, ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। बिहार में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो भाई देखो बिहार में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था, क्या वो चंपारण था, तो चंपारण तो नहीं भाई, यहाँ से तो आपका 1917 में जो है नील आंदोलन देखने को मिला है चंपारण में, जहां पे आपके लीडर हो जाते हैं राजकुमार शुक्ल, नेतृत्व करता। सारण से भी नहीं भाई, पटना, पटना यहाँ पर जो है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था आपका, पटना ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, पटना जो है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, ठीक है। और ये बहावी आंदोलन एक्चुअली हुआ कब था, तो याद रख लेना है 1820 में, 1820 में बहावी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किसने करा था, तो सैयद अहमद बरेलवी ने, किसने, तो सैयद अहमद बरेलवी ने जो है बहावी आंदोलन का नेतृत्व करा था, सैयद अहमद बरेलवी ने बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया है, ध्यान में जरूर रख लेना है आपको। हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई कि लौह स्तंभ, जो आपका लौह स्तंभ है ये कहाँ पर स्थित है, तो क्या वह इलाहाबाद में स्थित है,
लखनऊ में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। और ये देखो लौह स्तंभ का यहाँ पर टिक है ये वाला, तो लौह स्तंभ का फोटो यहाँ पर देख लो आप लोग। तो लौह स्तंभ कहाँ पर आपका स्थित है, तो ध्यान में रख लीजिएगा कि लौह स्तंभ जो है दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। दिल्ली के एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो दिल्ली के मेहरौली में स्थित है आपका मेहरौली, तो दिल्ली के मेहरौली में स्थित है आपका लोह स्तंभ, ठीक है। और इस जो लोह स्तंभ पे जो है ना भाई, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का भी नाम लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनका भी नाम इस लोह स्तंभ पर लिखा हुआ है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा जरूर का नाम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम लिखा हुआ है आपके लौह स्तंभ में, इसको भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम कहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये जो लौह स्तंभ है आपका दिल्ली के मेहरौली में, वहां पर लिखा गया है। भारत में संपूर्ण उदारीकरण हुआ, तो भारत में संपूर्ण उदारीकरण कब हुआ है, 1981 के बाद भाई, तो नहीं 1990 के बाद नहीं, 1991 के बाद। तो बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। 1991 के बाद जो है भारत में संपूर्ण उदारीकरण हुआ है। और ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ध्यान से ये सब लिख के रखिएगा आप लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कि भारत अपनी अधिकतम सीमा साझा करता है, तो भारत अपनी अधिकतम सीमा साझा किसके साथ करता है, तो क्या वो चीन के साथ करता है, नेपाल के साथ, बांग्लादेश, एक से अधिक, या कोई भी नहीं। तो देखो जो भारत अपनी अधिकतम सीमा साझा करता है भाई, वो करता है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ करता है, तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत अपनी अधिकतम सीमा साझा करता है। और कितना किलोमीटर का, तो याद रख लीजिएगा 4096.7 किलोमीटर का, 4096.7 किलोमीटर का सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ भारत। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपकी सीमा के साथ, तो याद रख लीजिएगा एक ट्रिक है, बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए, एमबीए बहुत से याद रख लेना है आपको, बांग्लादेश, बांग्लादेश। चौ से याद रख लेना है चाइना या फिर चीन। पो से याद रख लेना है पाकिस्तान। नौ से याद रख लेना है आपको नेपाल, नेपाल। एम से याद रख लेना है म्यांमार, म्यांमार। बी से याद रख लेना है भूटान, भूटान। और ए से याद रख लेना है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये सभी जो हैं आपके सीमा वो साझा करते हैं भारत के साथ, सीमा जो है शेयर करते हैं भारत के साथ। बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, और सबसे छोटी सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, सबसे छोटी सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। ये कितना 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, ठीक है। और आपका बांग्लादेश 4096.7, और चीन जो है 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, 699 किलोमीटर का, ठीक है। अगर पाकिस्तान पूछ ले तो 3323 किलोमीटर का सीमा साझा करता है पाकिस्तान, याद रखिएगा ये सभी बात को। नेक्स्ट, भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना है, तो भारत की सबसे पुरानी अगर पूछ ले आपसे कि भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना है, तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध परियोजना है, दामोदर, सोन नदी, एक से अधिक, कोई नहीं। तो याद रख लीजिएगा सबसे पुरानी पूछ ले भारत का, तो ये सोन नदी परियोजना है। सोन नदी परियोजना भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना है। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से एक क्वेश्चन कंफर्म देगा, फिक्स रखिएगा। और सोन नदी परियोजना जो कब हुआ था, तो याद रख लीजिएगा 1873 से 74 के बीच में ये परियोजना आपका बना था। और किस नदी पर, तो भाई टेहरी नदी पर बना हुआ है, टिहरी नदी या टेहरी नदी याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद दामोदर नदी परियोजना जो है ये 1948 की परियोजना है। और इस क्वेश्चन में जो है बीपीएससी में कंफ्यूजन भी हुआ था, बट इसका ऑथेंटिक आंसर सोन नदी परियोजना ही लास्ट में आया है, ठीक है। दामोदर नदी परियोजना 1948 में, और इसका जो है ये झारखंड और बंगाल की परियोजना है, झारखंड और बंगाल की परियोजना है, याद रख लीजिएगा। हीराकुंड बांध परियोजना जो है महानदी पर बनाई गई है, महानदी पर बनी हुई परियोजना है, और ये उड़ीसा की परियोजना है, उड़ीसा की परियोजना है, ध्यान में रखना है आपको। किस संविधान संशोधन ने भारतीय न्यायपालिका को संसद के अधीन कर दिया है, तो इसमें आपको आंसर याद रख लेना है 40वां नहीं, 43वां नहीं, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन ने जो है भारतीय न्यायपालिका को इसको आपके संसद के अधीन कर दिया है। और एक बात जरूर याद रख लेंगे कि 42वां संविधान संशोधन से जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, तो समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ये भी जरूर याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा नवनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। तो नवनीकरण ऊर्जा का स्रोत अगर आपसे पूछ लेना भाई, तो नवनीकरण ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर याद रख लीजिएगा, क्या वह नाभिक ईंधन। नवनीकरण ऊर्जा का स्रोत होता है जो इजिली दोबारा बन जाए, क्या हो जाए, तो दोबारा बन जाए, वो खत्म ना हो, और खत्म भी हो तो दोबारा बन जाए इजिली, इसे कहते हैं नवनीकरण सोर्स। ठीक है, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न यहाँ से जरूर दिएगा। अब यहाँ पर पूछा है नवनीकरण ऊर्जा कौन सा है, तो नाभिक ईंधन। तो नाभिक ईंधन भाई ये नवनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, पेट्रोलियम भी नहीं है, कोयला भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी जो है ना अनवनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। अनवनीकरण ऊर्जा का स्रोत का मतलब हो जाता है जो खत्म हो जाए और उसको बनने में जो है बहुत टाइम लग जाए, करोड़ों वर्ष लग जाए, उसे अनवनीकरण ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। और वहीं पर नवनीकरण ऊर्जा अगर पूछ ले, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो होता है कि जो कभी खत्म ना हो, और अगर खत्म हो तो दोबारा आसानी से बन जाए, उसे नवनीकरण ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। नवनीकरण ऊर्जा के स्रोत में जैसे सौर आपके आ जाते हैं, क्या क्या, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव द्रव्य ऊर्जा, जैव द्रव्य ऊर्जा। देखो यहाँ पर जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, देखो यहाँ पर सारा पिक भी है आपका, देखो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उसके बाद क्या कहते हैं आपका विंड मिल, देखो यहाँ पर लगा हुआ है, पवन ऊर्जा है, जैव द्रव्य ऊर्जा है, जल ऊर्जा भी आ जाएगा। तो ये सभी क्या है आपके नवनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। आपके जो गोबर गैस वगैरह होते हैं भाई, तो ये भी नवनीकरण ऊर्जा के जैव द्रव्य में वो आ जाते हैं, तो नवनीकरण ऊर्जा के स्रोत ही हैं। तो आप लोग यहाँ पिक भी देख सकते हैं, सारा मैंने यहाँ पर सभी तरह की ऊर्जा का यहाँ पर पिक भी है, आप लोग देख लीजिए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक सागवान के जंगल कहाँ पर पाए जाते हैं, तो याद रख लीजिए कर्नाटक में नहीं, मध्य प्रदेश में याद रख लेना, सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में एक याद रख लीजिएगा, मांडू महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक जंगल भी आपका मध्य प्रदेश में है, सबसे अधिक वन भी पूछ ले तो आपका मध्य प्रदेश में है। बिहार का क्षेत्रफल याद रख लीजिएगा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है भाई। और बिहार में याद रख लीजिएगा कि ये एरिया में जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार जो है ये 12 नंबर पे आता है, क्षेत्रफल के अनुसार ये 12 नंबर पे है। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन में ये थर्ड नंबर पे है आपका बिहार, पॉपुलेशन में थर्ड में, और ये एरिया में आपका जो है 12 नंबर पे है। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी में पूछ ले, पॉपुलेशन डेंसिटी, एक सेकेंड रुकिए, तो पॉपुलेशन डेंसिटी में पूछ ले तो पॉपुलेशन डेंसिटी में बिहार आपके फर्स्ट नंबर पे आता है 1106 व्यक्ति के साथ। ठीक है, 1106 व्यक्ति के साथ पॉपुलेशन डेंसिटी में फर्स्ट नंबर में आपका बिहार आता है, ध्यान में रख लेना है। छितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान कहलाते हैं। तो देखो छितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं, तो ये याद रख लेना, ये क्या कहलाते हैं, कृषि वन, वर्षा वन, सवाना। तो भाई इसे कृषि वन, वर्षा वन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, वर्षा वन इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत के निम्न में से किसी राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है। तो देखो यहाँ पर इसका पिक्चर है, आप लोग इजिली इसका आंसर दे सकते हो अगर आप लोग इस लोगो को पहचान रहे हो। तो अगर इस लोगो को पहचानोगे तो आप लोग इजिली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो भाई इसका करेक्ट आंसर होने वाला है हमारी अभी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी जो है, इसका जो है करेक्ट आंसर होने वाला है बीजेपी। ठीक है, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य है, तो एसपीएम किसके लिए स्टैंड होता है ये पूछ रखा है, निलंबित कणिका तत्व के लिए, घुलनशील कणिका तत्व के लिए, दृढ़ीकृत कणिका तत्व के लिए, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो याद रख लीजिएगा भाई जो एसपीएम स्टैंड होता है, एसपीएम स्टैंड फॉर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, एसपीएम स्टैंड फॉर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, एंड हियर द करेक्ट आंसर विल बी निलंबित कणिका तत्व। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, निलंबित कणिका तत्व। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स हमारा देखो आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। थोड़ा छोटा सेशन आज का रहा है, बट आज थोड़ा मैंने जल्दी कराने का कोशिश करा है। कल जो है फिर आपका जो है पीवाईक्यू का ही सेशन रहेगा, एक लंबा सेशन रहेगा। और देखो यहाँ पर भी मैंने सारा डिटेल कराया है, ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। हाँ तो फ्रेंड्स देखो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होते हैं, यहाँ पर और भी प्रश्न, यहाँ पर क्वेश्चन आपके रह गए हैं। तो ये सभी प्रश्न भी अभी मैं यहाँ पर डिस्कस आपसे कर लेता हूँ। तो ये सभी प्रश्न भी आपके रह गए थे, मैंने देखा नहीं था, आगे और भी प्रश्न हैं, तो चलिए इन सभी को मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखो हमारा यहाँ पे प्रश्न है दूसरा, कि निम्न में कौन
नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो क्या पूछा है, निम्न में कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो नीला को लाल करता है लिटमस, क्या वो सिरका कर देता है, बेकिंग सोडा कर देता है, वॉशिंग सोडा कर देता है, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? तो नीला लिटमस को लाल कर देता है। तो नीला लिटमस पेपर को लाल कौन सा कर देता है? तो देखो मैं एक आपको ट्रिक दे देता हूँ याद रखने के लिए कि बेस जो होता है भाई, बेस जो होता है, बेस हमेशा रेड लिटमस को, रेड को क्या करता है, तो रेड को ब्लू में चेंज करता है। तो एक ट्रिक से याद रख लीजिएगा, BRB, BRB, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, या फिर बेस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू। तो इससे याद रख लीजिएगा कि बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। तो BRB, बेस के लिए याद क्या रख लेना है, तो बेस के लिए याद रख लेना है BRB। अगर बेस के लिए आप याद रखोगे तो इजिली आप लोग एसिड के लिए खुद से निकाल सकते हो। अगर बेस एक याद है कि बेस का क्या होने वाला है, तो एसिड के लिए अपने खुद से इजिली निकल जाएगा। तो BRB, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, निम्न में कौन नीले जो ब्लू लिटमस को है भाई वो रेड में चेंज कर देता है? तो सिरका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, बेकिंग सोडा नहीं होगा, वॉशिंग सोडा नहीं होगा, सिरका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, सिरका। ओके, सिरका, जो सिरका होता है भाई जिसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ध्यान में रख लीजिएगा। कीटभक्षी पौधे का, और ये वाला आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो कीटभक्षी पौधा जो आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है भाई, उसका पौष्टिक स्तर पूछ रखा है आपसे कि कीटभक्षी पौधे का जो पौष्टिक स्तर है वो ट्रॉफिक लेवल क्या है, ट्रॉफिक लेवल पूछ के रखा है आपसे कि कीटभक्षी पौधे का क्या वो प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, उत्पादक है, या एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं? तो याद रख लेना भाई, कीटभक्षी पौधा जो होता है वो एक उत्पादक, जो प्रोड्यूसर के रूप में काम करता है, तो प्रोड्यूसर हो जाएगा। कीटभक्षी पौधा क्या हो जाएगा, तो एक प्रोड्यूसर के रूप में ये एक्ट करता है, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पर एक खाद्य श्रृंखला फूड चेन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ही देता हूँ, ठीक है। तो फूड चेन के बारे में एक बात आप लोग याद रख लेना कि फूड चेन क्या है। तो खाद्य श्रृंखला वो है भाई कि किसी भी पर्यावरण या आवास में जीवों का पोषण संबंध जो है वो खाद्य श्रृंखला कहलाता है या फूड चेन कहलाता है। तो किसी भी पर्यावरण या आवास में जीवों का जो पोषण संबंध होता है उसे खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहा जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपसे ट्रॉपिक लेवल के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। मान लो आपको फॉर एग्जांपल मैं ये बता देता हूँ कि ये एक ग्रास है, ठीक है। ग्रास को कौन खाएगा, तो ग्रास को खाएगा ग्रास होपर। ग्रास को कौन खाएगा, तो ग्रास को खाता है ग्रास होपर। ग्रास होपर को कौन खाएगा भाई, तो ग्रास होपर को एक फ्रॉग खा लेगा, फ्रॉग खा लेगा। और फ्रॉग को कौन खाएगा, तो फ्रॉग को एक मेढक सांप खा लेगा। क्या खा लेगा, सांप खा लेगा। और सांप को कौन खा लेगा भाई, तो सांप को ईगल खा लेगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान में रख लीजिएगा कि जब ग्रास को, जब किसी भी आपका जो ग्रास से घास को एक ग्रास होपर खाता है भाई, तो ग्रास क्या है आपका, तो ग्रास एक प्रोड्यूसर है, यहाँ पर उत्पादक है, ठीक है। ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है। घास को कौन खा रहा है, तो घास को एक ग्रास होपर खा रहा है, ग्रास होपर खा रहा है घास को। तो ग्रास होपर यहाँ पर क्या होगा, तो ये एक प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर का हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। मतलब कि देखो जो ग्रास होपर है वो ग्रास को खा रहा है, तो ग्रास होपर किसके तरह काम कर रहा है, तो एक प्राइमरी कंज्यूमर की तरह काम कर रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता की तरह काम कर रहा है। उसके बाद जब आपका ग्रास होपर को एक फ्रॉग फ्रॉग खा रहा है, तो फ्रॉग जो एक सेकेंडरी कंज्यूमर है, द्वितीयक उपभोक्ता है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, द्वितीयक उपभोक्ता है, ठीक है। और जब फ्रॉग को एक स्नेक खा रहा है भाई, तो ये एक क्या है, तो ये एक टर्शियरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर है, ठीक है। तो स्नेक क्या है, एक टर्शियरी कंज्यूमर। तो ग्रास जो होता है या पेड़ पौधा होता है, सभी किस में आएगा, प्रोड्यूसर उत्पादक में आएगा। ग्रास होपर जो ग्रास को खा ले तो वो किस में आएगा, तो प्राइमरी कंज्यूमर में आएगा। अब जैसे ग्रास होपर को एक फ्रॉग खा लेता है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगा, और फ्रॉग को जब एक स्नेक खाता है तो वो टर्शरी कंज्यूमर में आएगा। अगर ट्रॉफिक लेवल पूछ ले आपसे तो ग्रास का ट्रॉफिक लेवल क्या होगा, तो ग्रास का ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ग्रास आएगा। ग्रास होपर जो आएगा ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आएगा। फ्रॉग किस पे आएगा, तो फ्रॉग थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आएगा। और स्नेक जिसने फ्रॉग को खाया है तो ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आएगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पर आपका ट्रॉफिक लेवल भी कंप्लीट हो गया होगा। ट्रॉफिक लेवल से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ग्रास किस पे, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ग्रास होपर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, फ्रॉग थर्ड ट्रॉफिक लेवल, एंड स्नेक जो है वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आएगा, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग।
अम्ल वर्षा के लिए प्रदूषक है, तो भाई एसिड रेन की बारे में बात करी गई है। अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए प्रदूषक कौन सा है पूछा है यहाँ पर। तो अम्ल वर्षा के लिए प्रदूषक क्या है, या तो जलवाष्प है, SO2 है, CO2 है, एक से अधिक है, या कोई नहीं। तो ध्यान में रख लेना, अम्ल वर्षा के लिए प्रदूषक यहाँ पर SO2 भी है और CO2 भी है। मतलब कि यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। अम्ल वर्षा के लिए प्रदूषक SO2 भी होगा और CO2 भी होगा, ठीक है। बीपीएससी के फाइनल आंसर की में भाई SO2 और CO2 दोनों को माना गया है अम्ल वर्षा के प्रदूषक के रूप में, ठीक है। तो बीपीएससी के फाइनल आंसर की, तो बीपीएससी के फाइनल आंसर की में जो है SO2 और CO2 दोनों को माना गया है, इसीलिए दोनों को आप लोग को लेके चलना है। अगर पूछा जाए कि एसिड रेन जो होता है भाई, ये एसिड रेन ये एक्चुअली होता किससे है, तो एसिड रेन जो होता है भाई ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड के कारण आपका अम्लीय वर्षा देखने को मिलता है। अम्लीय वर्षा किसकी वजह से, तो H2SO4 HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की वजह से अम्ल वर्षा एसिड रेन देखने को मिलता है। अम्ल वर्षा जो है भाई पत्थर में कुष्ठ और कैंसर का कारण बनता है, पत्थर के कैंसर का कारण बनता है, पत्थर के कुष्ठ और कैंसर का कारण बनता है अम्ल वर्षा, ठीक है। तो पत्थर के कुष्ठ और कैंसर का कारण कौन बनता है, तो अम्ल वर्षा बनता है। जो एसिड रेन होता है वो पत्थर के कुष्ठ और कैंसर का कारण बनता है। अम्ल वर्षा को झीलों का हत्यारा भी कहा जाता है, अम्ल वर्षा को झीलों का हत्यारा भी कहा जाता है, क्योंकि भाई इसमें एसिडिक की नेचर होता है, तो इसीलिए झील में जो जीव जंतु रहते हैं, मछली वगैरह, उन सभी को ये मार देता है, तो इसीलिए इसे झीलों का हत्यारा भी कहा जाता है। एसिड रेन को झीलों का हत्यारा भी कहा जाता है, ठीक है। अम्ल वर्षा की वजह से ही जो है ताजमहल का रंग जो है वो पीला हो गया है। ताजमहल का रंग जो हुआ है पीला, ताजमहल का रंग जो पीला हुआ है भाई वो जो है अम्ल वर्षा के वजह से ही हुआ है। तो ताजमहल का रंग अगर पीला पूछ ले तो अम्ल वर्षा की वजह से हुआ है। एसिड रेन के वजह से ही भाई जो है पेड़ पौधा में एक क्लोरोसिस नाम की बीमारी देखने को मिलती है। क्लोरोसिस नाम की बीमारी देखने को मिलती है पेड़ पौधा में, जिसके वजह से जो है ना पेड़ पौधा में क्लोरोफिल पिगमेंट कम हो जाता है। तो ध्यान में रख लीजिएगा, पेड़ पौधा में एसिड रेन के वजह से एक क्लोरोसिस नाम की बीमारी देखने को मिलती है, जिसके वजह से जो है क्लोरोफिल की कमी हो जाती है पेड़ पौधे में। तो क्लोरोसिस बीमारी एसिड रेन की वजह से क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, ठीक है। तो क्लोरोसिस बीमारी पेड़ पौधा में देखने को मिलता है, ये भी एसिड रेन। तो ये सभी एसिड रेन के फैक्टर हैं। एक फैक्टर ये भी याद रख लीजिएगा कि जो आपके लैंड को जो है ना एसिड रेन इनफर्टाइल बना देता है, फर्टाइल बना देता है। तो खेती करने के लिए भी आपका कोई भी लैंड हो तो उसको भाई उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है एसिड रेन की वजह से। तो एसिड रेन जो है किसी भी लैंड को इनफर्टाइल बनाने में बहुत अच्छे से कैपेबल है, इस बात को जरूर ध्यान में रख लियो आप लोग। आई होप इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। अम्ल वर्षा एसिड रेन से अगर कोई भी प्रश्न आएंगे तो इससे बाहर जाने का कोई भी चांस नहीं रहेगा, कन्फर्म रहना इस बात से आप लोग। हमारा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बनता है, निम्न में कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है। मतलब वनस्पतिक हार्मोन का मतलब होता है भाई प्लांट हार्मोन के बारे में बात करी गई है। तो प्लांट हार्मोन कौन सा है इसमें से पूछ रखा है आपसे। तो इंसुलिन, तो इंसुलिन एक प्लांट हार्मोन नहीं है भाई, ये तो एक ह्यूमन हार्मोन है, आपके ह्यूमन में प्रोड्यूस होता है ना, तो ह्यूमन हार्मोन है। एस्ट्रोजन भी प्लांट नहीं है, ये भी आपके ह्यूमन का हार्मोन है भाई, ये भी याद रख लीजिएगा। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन यहाँ पर जो है आपका एक वनस्पतिक हार्मोन प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, तो एक प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल प्लांट हार्मोन कितने हैं, तो टोटल प्लांट हार्मोन 7 होते हैं, 7 टोटल होते हैं। टोटल प्लांट हार्मोन 7 टाइप के होते हैं, आपको सातों नाम आपको याद रख लेने हैं। पहला हार्मोन कौन सा है, तो पहला हार्मोन आप लोग याद रख लीजिए ऑक्सिन हार्मोन है। प्लांट हार्मोन पहला कौन है, ऑक्सिन है। दूसरा याद रख लीजिएगा कौन सा है, तो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन जो है दूसरा प्लांट हार्मोन है। थर्ड में याद रख लियो आप लोग कि साइटोकाइनिन है, क्या है, तो साइटोकाइनिन है। थर्ड में याद रखियो साइटोकाइनिन। फोर्थ में आपको क्या याद रख लेना है, तो ट्राउमेटिन है। तो आपको 7 प्लांट हार्मोन आपको याद रख लेना है। तो प्लांट हार्मोन कितने होते हैं, तो प्लांट हार्मोन 7 होते हैं और सातों का सातों नाम आपको याद रख लेना है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ट्राउमेटिन। फिफ्थ में याद रख लेना है फ्लोरीजेंस। फिफ्थ में फ्लोरीजेंस। सिक्स में याद रख लेना एफसीसिक एसिड। इसे ए भी कहा जाता है, ए हार्मोन, ठीक है। तो एफसीसिक एसिड, ए हार्मोन। और सेवेंथ याद रख लेना एथिलीन। क्या याद रख लोगे, तो एथिलीन।
तो ये 7 आपके प्लांट हार्मोन हो जाते हैं और सातों प्लांट हार्मोन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है एग्जाम में आपके। तो 7 प्लांट हार्मोन है कौन कौन सा? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, थ्राउमेटिन, फ्लोरिजेंस, एब्सिसिक एसिड, ए बी कहा जाता है, एंड नेक्स्ट इज एथिलीन। ओके फ्रेंड्स, नाउ 7 प्लांट हार्मोन इज क्लियर हियर। तो क्लियर है, आप लोग कंफर्म बोल देंगे यहाँ पर। और चलिए फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन के बारे में सही है। तो भाई ओजोन के बारे में क्या सही है, यहाँ पर ये पूछ रखा है। तो ओजोन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बीपीएससी एग्जाम्स। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा ओजोन के बारे में। वायुमंडल की अस्थाई वायुमंडल की क्या पूछा है? अत्यधिक अत्यधिक अस्थाई गैस है। तो वायुमंडल की अत्यधिक अस्थाई गैस आपका पूछ रखा है कि वायुमंडल की अत्यधिक अस्थाई गैस है। दूसरा पूछा गया है कि मध्य मंडल में पाया जाता है। तीसरा किया है कि उच्च तरंग धैर्य के विकिरण को अवशोषित करता है। तो क्या क्या बोला गया है? पहला तो दिया है वायुमंडल की अत्यधिक अस्थाई गैस है। तो अत्यधिक अस्थाई गैस तो नहीं है भाई। मध्य मंडल में पाया जाता है, तो ओजोन जो है यह मध्य मंडल में पाया जाता है, तो मध्य मंडल में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है। उच्च तरंगधरी के विकिरण को अवशोषित करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पे करेक्ट होने वाला है? तो कोई नहीं यहाँ पर करेक्ट होगा। सही पूछा था, तो इनमें से कोई भी ओजोन के बारे में सही नहीं है। अब ओजोन के बारे में मैं यहाँ आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ओजोन का अगर आपसे पूछ ले तो O3 याद रख लीजिएगा। ओजोन O3 ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ओजोन पाया जाता है समताप मंडल में। समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में क्या किया जाता है? तो पाया जाता है। तो ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले ओजोन का यूनिट क्या है भाई, ओजोन का यूनिट आपसे पूछ ले तो डॉप्सन इसका यूनिट है। डॉप्सन इसका यूनिट है ओजोन का। ओजोन का यूनिट अगर पूछ ले तो डॉप्सन हो जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भी कि ओजोन जो है इसका ओजोन का एवरेज जो मोटाई होता है, एवरेज मोटाई जो होता है ओजोन परत का, वो कितना होता है? तो याद रख लेना है 300 डॉप्सन यूनिट। 300 डॉप्सन यूनिट या फिर 3 mm याद कर लेना। 3 mm, 1 mm में 100 डॉप्सन यूनिट होता है, तो 3 mm में 300 डॉप्सन यूनिट। तो 1 mm में कितना होता है भाई? तो 1 mm में 1 डॉप्सन यूनिट होता है। इसको याद रख लीजिएगा। 1 mm में 100 डॉप्सन यूनिट होता है। कितना? तो 1 mm में 100 डॉप्सन यूनिट होता है, ध्यान में रखना है आपको। तो एवरेज मोटाई कितना है? तो 300 डॉप्सन यूनिट, मतलब यानी कि 300 डॉप्सन यूनिट, यानी कि 3 mm। और अगर पूछा जाए कि ओजोन छिद्र कब कहेंगे, तो ओजोन छिद्र कब कहेंगे भाई? तो ओजोन छिद्र कब कहा जाएगा? तो देखो, जब ओजोन लेयर का जो है मोटाई वो 200 डॉप्सन यूनिट या उससे कम रह जाए, 200 डॉप्सन यूनिट या उससे कम हो जाए, तो इसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। तो जब ओजोन परत का मोटाई जो है 200 डॉप्सन यूनिट या 2 mm हो जाए या उससे कम हो जाए, तो उसे ही ओजोन छिद्र कहा जाता है। ये याद रख लेना है। आपसे पूछा जाए कि पहला ओजोन छिद्र कहाँ पर देखा गया था, फर्स्ट ओजोन छिद्र। ये देखो, ओजोन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ओजोन पूरा ही डिस्कस कर ले रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ओजोन से जो है कंफर्म में आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। टीआरई 4 में, स्पेशल एजुकेटर में या 71st में ओजोन से फिक्स है क्वेश्चन। तो पहला ओजोन छिद्र भाई अंटार्कटिका में देखा गया था। अंटार्कटिका में देखा गया था। कब? तो 1985 में देखा गया था। दूसरा ओजोन छिद्र पूछ ले कि सेकेंड ओजोन छिद्र कहाँ पर देखा गया, तो सेकेंड ओजोन छिद्र याद रख लीजिएगा तिब्बत में देखा गया था। तिब्बत में देखा गया था। कब? तो 2006 में देखा गया था। और थर्ड ओजोन छिद्र अगर पूछ ले कि थर्ड ओजोन छिद्र कहाँ देखा गया था, तो थर्ड ओजोन छिद्र जो है भाई अंटार्कटिका पे देखा गया था। ठीक है। अंटार्कटिका कहता हूँ, आर्कटिक पे देखा गया था। आर्कटिक पर देखा गया था। और कब? तो 2011 में देखा गया था। तो थर्ड ओजोन छिद्र आर्कटिक में देखा गया था। आपसे एक प्रश्न पूछता है कि ओजोन छिद्र अस्पष्ट कहाँ पर दिखता है। ओजोन छिद्र जो है भाई वो क्लियर विजिबिलिटी कहाँ पर होती है, स्पष्ट कहाँ पर दिखता है? तो याद रखिएगा अंटार्कटिका पर क्लियर दिखता है। अंटार्कटिका पर क्लियर दिखता है। किस मंथ में दिखता है, तो ये भी पूछेगा। तो सितंबर अक्टूबर के मंथ में जो है ओजोन छिद्र क्लियर दिखता है अंटार्कटिका में। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, याद रख लेना है आपको। ठीक है। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि ओजोन के लिए हानिकारक कौन सा है, तो CFC और क्लोरीन जो है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जो होते हैं क्लोरीन ये ओजोन के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। तो CFC और क्लोरीन जो है ये सबसे अधिक हानिकारक है, हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है,
फुल हो जाते हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरीन जो है ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक होता है। एक बात ये भी याद रख लेना है कि ओजोन अणु दुर्लभ होता है और जो कि 10 मिलियन अणुओं में मात्र एक पाया जाता है। तो ओजोन अणु जो होता है भाई, ओजोन का जो अणु होता है वो बहुत ही दुर्लभ होता है और 10 मिलियन में मात्र कितना पाया जाता है, तो एक ओजोन पाया जाता है। इसको ध्यान में रख लीजिएगा, स्टेटमेंट टाइप में पूछ लेगा ये वाला क्वेश्चन। तो ओजोन से रिलेटेड जितने भी बन सकते थे सारा मैंने डिस्कस करा है। ओजोन से बाहर से कुछ भी अब नहीं जाएगा, ये कंफर्म है, आप लोग रहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मोर्चा। भाई मोर्चा जंग है, तो मोर्चा क्या है, जंग क्या है, आपसे यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला के बारे में पूछ रखा है कि मोर्चा जंग क्या है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, केमिकल फॉर्मूला से एक प्रश्न मैं हमेशा फिक्स कहता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, हमेशा आएगा। तो हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड है भाई मोर्चा जंग। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड जिंक ऑक्साइड है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। तो भाई यहाँ पर याद रख लियो, जो आपका मोर्चा जंग है वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्या है, मोर्चा जंग है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। मोर्चा जंग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, ध्यान में रख लेना है। आपसे मैं यहाँ पर कुछ डिस्कस कर लेता हूँ अभी केमिकल फार्मूला के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला तो याद रख लेना, जो खाने वाला सोडा है भाई, जो बेकिंग सोडा है, तो खाने वाला सोडा अगर आपसे पूछ ले कि खाने वाला सोडा क्या है, तो याद रख लीजिएगा NaHCO3 खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का अगर आपसे केमिकल नेम पूछ ले तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो खाने वाला सोडा को क्या कहते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेकेंड है हमारा वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा। तो वॉशिंग सोडा का क्या है फॉर्मूला, याद रख लीजिएगा। तो वॉशिंग सोडा का है Na2CO3, Na2CO3 10H2O। तो इसे कहते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट। इसे सिंपल कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अगर क्लोरोफॉर्म आपसे पूछ ले कि क्लोरोफॉर्म का क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का याद रख लीजिएगा CHCl3 है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र, ठीक है। अगर आपसे नेक्स्ट पूछा जाए भाई कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहा जाता है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। शुष्क बर्फ आपके टीआरई के एग्जाम में पूछा गया था, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। फिफ्थ नंबर याद रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र पूछ ले तो याद रख लीजिएगा CaOH2, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर ब्लीचिंग पाउडर का पूछ ले, ब्लीचिंग पाउडर का पूछ ले, शॉर्ट में लिख दिया हूं मैंने ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का याद रख लेना CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड किसका है, तो ब्लीचिंग पाउडर का है। नेक्स्ट सेवंथ में याद रख लीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में लिख देता हूँ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका क्या है फॉर्मूला, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O है, ठीक है। उसके बाद याद रख लीजिएगा सिरका, जिसे कि विनेगर भी कहा जाता है, सिरका या विनेगर, तो इसे क्या कहते हैं, CH3COOH, CH3COOH एसिटिक एसिड। नेक्स्ट याद रख लेना है आपको, एक फिटकरी का याद रख लेना है, फिटकरी, फिटकरी का याद रख लेना है, जो एलम भाई जो दाढ़ी वाड़ी बनाते समय कट जाता है तो लगाते हो, तो फिटकरी का याद रख लेना है K2SO4 डॉट K2SO4, फिर उसके बाद क्या होगा, तो याद रख लेना K2SO4 Al2SO4 SO4, ये क्या है, उसके बाद 2 SO4 2 K2SO4 L2SO4 2, अच्छा डॉट 24H2O 24H2O, ये आपके फिटकरी का सूत्र है। और इसे कहते हैं पोटाशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट आपका फिटकरी का केमिकल नेम हो जाता है, K2SO4 L2SO4 2 24H2O, ठीक है। तो ये आपका फिटकरी का हो जाता है।
तो भाई देखो, जितने भी केमिकल फॉर्मूला हो सकते थे इंपॉर्टेंट, सभी मैंने यहाँ पर डिस्कस करा है, और केमिकल फॉर्मूला भी इससे बाहर अब नहीं जाना है, ठीक है। तो इतना कर लोगे आप लोग अगर, तो केमिकल फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पर ओजोन के बारे में भी क्लियर हो जाएगा। तो जितना भी मैंने डिस्कस करा है सब डिटेल में डिस्कस करा है, आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छा से हो जाएगा। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट और दमदार सेशन के साथ। आप लोग इस सेशन को फुल देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो चलता हूँ, फिर कल मिलता हूँ आपसे फिर प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ, और एक से एक दमदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।